नमस्कार। आज हम भाव प्रवणता के पथ पर जो लेख है उसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। समझने की कोशिश करते हैं कि ये भाव प्रवणता आखिर है क्या भला। हाँ, ये कैसे हमारे फैसलों पर, हमारे समाज पर असर डालती है और कभी कभी क्यों ऐसा होता है कि दिल दिमाग पर इतना हावी हो जाता है। बिल्कुल। और ये देखना भी जरूरी है कि कैसे सिर्फ अपनी भलाई की सोच या शायद अपने समूह की सोच हाँ, बिना सही गलत का विचार किए हमें एक अंधी दौड़ में शामिल कर सकती है, जिसे ये लेख भाव प्रवणता कह रहा है। अच्छा, ये अक्सर देखिए भावनाओं का खेल ज्यादा होता है, तर्क का कम। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब ये वो हालत है जब हम किसी चीज से या किसी विचार से इतने भावुक हो जाते हैं कि आगे पीछे कुछ सोचते ही नहीं। एकदम सही कहा, बस आंख बंद करके पीछे चल पड़ना एक तरह से। और खास बात यह है, जैसा लेख में है, कि ये भावुकता अक्सर हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, हाँ, विवेक, अविवेक, तर्क, जिसे स्रोत युक्ति विज्ञान कह रहा है, उसको किनारे कर देती है। अच्छा, और फिर उसकी जगह ले लेता है अंधविश्वास या कह लीजिए पक्षपात। भावनाएं तर्क पर कब्जा कर लेती हैं। लेख में इसका पहला प्रकार बताया है भौम भाव प्रवणता, मतलब जियो सेंटिमेंट। हाँ, जियो सेंटिमेंट। ये किसी खास जगह, जमीन या किसी भौगोलिक इलाके से जुड़े मोहों के बारे में है। मतलब अपनी धरती से प्यार तो ठीक है, पर ये शायद उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। इसके भी कई रूप हैं। जैसे एक है जियो सोशलिज्म। जियो सोशलिज्म, वो कैसे? जैसे किसी एक देश की विचारधारा को ही सबसे अच्छा मान लेना। जैसे पहले था रूसी साम्यवाद या अमेरिकी पूंजीवाद का मॉडल। अच्छा, समझी। या फिर जियो रिलीजन, किसी पवित्र स्थान, मान लीजिए वृंदावन या काशी, उसके प्रति ऐसी अंधी श्रद्धा कि बाकी सब बेकार लगने लगे। और वो जियो इकोनॉमिक सेंटिमेंट वाला उदाहरण भी था, अपने इलाके में कोई बड़ा कारखाना लगाने की जिद। हाँ हाँ, भले ही वहाँ कच्चा माल न हो या बिजली बहुत महंगी हो, ये तो ऐसा हुआ जैसे रेगिस्तान में धान उगाने की जिद करना। बिल्कुल सही। और इसी में आता है जियो पेट्रियोटिज्म, जैसे मेरा भारत महान का नारा। ये अच्छी बात है, पर जब ये हमें सिर्फ अपनी सीमाओं में बांध दें और दूसरों को कमतर समझने लगे। हाँ, या फिर जियो पॉलिटिक्स, जो समाजवाद जैसी विचारधारा को भी किसी देश विशेष तक सीमित कर दे, ये सब इसी के रूप हैं। यहाँ बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेखक का मानना है कि ये सारे सेंटिमेंट असल में हमें दायरों में कैद करते हैं और समुदायों के बीच टकराव बढ़ाते हैं। मतलब जोड़ने के बजाय बांटते हैं। हाँ, और इसके नतीजे भी बताएं, अंधविश्वास से लेकर साम्राज्यवाद, फांसीवाद तक। बाप रे। लेकिन इससे निकलने का रास्ता भी सुझाया गया है, तर्क संगतता, रैशनैलिटी। तर्क संगतता मतलब भावनाओं को समझें, पर फैसले ठंडे दिमाग से तथ्यों के आधार पर लें। ये एक तरह से भविष्य की ओर देखने का नजरिया है। तो ये तो हुई जमीन से जुड़ी बात। पर लेखक आगे कहते हैं कि जब ये भावनाएं लोगों के समूहों से जुड़ती हैं, हमारा समाज, हमारी जाति, हमारा देश, तब ये और भी पेचीदा हो जाती हैं। हाँ, और ज्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं। इसे वो कहते हैं सामाजिक भाव प्रवणता या सोशियो सेंटिमेंट। सोशियो सेंटिमेंट लेख इसे एक तरह की मानसिक कमजोरी या कह लीजिए ग्रंथि मानता है। अच्छा। इसमें व्यक्ति खुद को किसी समूह से इतना ज्यादा जोड़ लेता है, परिवार हो, जाति, धर्म या राष्ट्र, कि उसे लगता है बस हम ही सबसे अच्छे हैं या फिर हम ही सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हम बनाम वो वाली सोच। बिल्कुल। और ये जियो सेंटिमेंट से भी ज्यादा नुकसान कर सकती है, ऐसा लेख का मानना है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इंसान अपनी जो बड़ी पहचान है, एक इंसान होने की पहचान, उसे भूल जाता है। वो सिर्फ अपने समूह का सदस्य बनकर रह जाता है। इसके उदाहरण तो रोज ही दिखते होंगे फिर। हाँ, बिल्कुल। पारिवारिक मोह में अंधा हो जाना या जाति और धार्मिक कट्टरता, कि बस हमारा धर्म या जाति ही महान है। हाँ, या फिर उग्र राष्ट्रवाद, कि अपने देश के लिए दूसरों को कुचलना भी ठीक है, या आर्थिक शोषण को सही ठहराना, ये सब इसी में आते हैं। और इसके बुरे असर, जातिवाद, सांप्रदायिकता, देशों के बीच तनाव, युद्ध, शोषण, छद्म सुधारवाद, भाषा को लेकर झगड़े, वंशवाद, नौकरशाही, लिस्ट लंबी है। ये सब समाज को पीछे ही खींचते हैं। लेकिन कोई उम्मीद, कोई रास्ता? हाँ, लेख में उम्मीद की बात भी है। इससे लड़ने के लिए प्रोटोसाइको स्पिरिचुअलिटी या फिर सामाजिक समानता का सिद्धांत, जिसे सम समाज तत्व कहा गया है, वो सुझाया गया है। सम समाज तत्व। इसका मूल विचार बहुत सरल और शक्तिशाली है। सभी इंसान बराबर हैं, किसी समूह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक ज्यादा मानवीय और प्रगतिशील सोच है। ये वाकई एक बेहतर भविष्य की दिशा लगती है। और आखिर में एक और प्रकार है,
साधारण मानवतावादी भाव प्रवणता, जनरल ह्यूमन सेंटिमेंट, हाँ, ये दायरे को देश या धर्म से भी बढ़ाकर पूरी मानव जाति तक ले जाता है। हम सब इंसान हैं। ये तो बहुत अच्छी बात लगती है, काफी व्यापक सोच है। हाँ, ये पिछले दोनों से तो एक कदम आगे है। लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। लेखक के अनुसार हाँ, ये भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। क्यों भला? अब क्या रह गया? क्योंकि ये सिर्फ इंसानों पर केंद्रित है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मतलब पूरी प्रकृति, उसके हितों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर किस पर पड़ता है? घूम फिरकर हम इंसानों पर ही, जैसे आजकल हम क्लाइमेट चेंज वगैरह में देख रहे हैं। तो मतलब सिर्फ इंसानों का भला सोचना भी काफी नहीं है। लेख यही कहता है कि हर जीवित चीज का अपना महत्व है। सिर्फ हमारे लिए उपयोगी होने का मूल्य नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व का भी मूल्य है। उसे भी जीने का हक है। ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी सीमित मानवतावाद के जवाब में लेख एक बहुत ही आशावादी और भविष्यवादी विचार सामने रखता है। नव्य मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। हाँ, ये एक ऐसी सोच है जहां हम सिर्फ इंसानों के नहीं, बल्कि इस धरती के सभी जीवित प्राणियों के कल्याण और अधिकारों के बारे में सोचें। सभी के लिए। सभी के लिए। ये आपसी जुड़ाव और सम्मान पर आधारित एक ज्यादा टिकाऊ, एक ज्यादा संतुलित रास्ता हो सकता है। तो आज हमने भाव प्रवणता के अलग अलग रूप देखे, कैसे जमीन से, समाज से या पूरी मानवता से जुड़ाव भी अगर तर्क और विवेक से हट जाए तो मुश्किलें पैदा कर सकता है। बिल्कुल। सार यही है कि भावनाएं अपनी जगह जरूरी हैं, पर जब वो तर्क संगतता और एक व्यापक नजरिए जैसे सामाजिक समानता हो या सभी जीवों के प्रति सम्मान हो, उसको ढक लेती हैं, तो विभाजन और संघर्ष पैदा होता है। संतुलन, बैलेंस ही कुंजी है। धुरी है। तो ये नव्य मानवतावाद जैसा विचार जो सभी प्राणियों के सम्मान की बात करता है, वो असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? हम एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण भविष्य कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि इस ग्रह के सभी निवासियों के लिए सच में बेहतर हो? सोचने वाली बात है।